बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी तो प्यारे साथियों, एक दफ़ा फिर से नैना वॉइस के चैनल पर आप सबको खुशामदीद। जैसे कि आप सब साथी जानते हैं कि हम सब दोस्त सुन रहे हैं ब्लैक थंडर सीरीज़ का आखिरी हिस्सा टॉप मिशन। तो चलिए बिना किसी देरी के टॉप मिशन की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, गोल्डमैन को मालूम होगा कि उस अस्पताल का मालिक मास्टर हाक है और जाहिर है दीवार की वजह से वो समझ जाएंगे कि ये काम गोल्ड होटल से किया गया था, इसलिए सारा नज़ला गोल्डमैन पर गिरेगा। अलबत्ता ये काम एक और अंदाज से किया जा सकता है कि हम दीवार में सिर्फ इस कदर सुराख करें जिससे हलाक कर देने वाली गैस अंदर फायर की जा सके। इस तरह किसी को मालूम भी ना हो सकेगा कि गैस कहाँ से फायर की गई है और उस यूनिट में मौजूद हर शख्स बेहोश होकर आखिरकार हलाक हो जाएगा। ऐसी गैस हमारे पास भी मौजूद है, नाइफ ने कहा। यस बॉस, आपने वाकई बेहतरीन प्लानिंग सोची है, मैं आसानी से गोल्डमैन को इस पर रजामंद कर लूँगा, जोन्स ने कहा। ठीक है, तुम जाओ और गोल्डमैन से बात करो, वो जितनी रकम भी मांगी उसे दे दो, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी और मौत का मामला है, इसलिए हमने हर सूरत में बाकीशाही एजेंटों का खात्मा करना है, नाइफ ने कहा। तो जोन्स सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसके बाहर जाने के बाद नाइफ ने स्टोर में जाकर वहां से दीवार में सुराख करने वाला बे आवाज़ इलेक्ट्रिक बर्मा ओवर इंतहाई जूद असर बेहोश कर देने वाली गैस के पिस्टल के साथ साथ साइनाइड गैस फायर करने वाला पिस्टल भी उठाकर बैग में डाला और ये बैग लेकर वो वापस ऑफिस में आ गया। उसने यही फैसला किया था कि वो बराह रास्त साइनाइड गैस फायर करने की बजाय पहले जूद असर बेहोश कर देने वाली गैस फायर करेगा, क्योंकि साइनाइड गैस फौरी असर नहीं करती, इसमें कुछ वक्त लग जाता है और उनके मुखालिफ आम लोग नहीं थे बल्कि इंतहाई तरबियत याफ्ता सीक्रेट एजेंट थे, इसलिए वो गैस का रंग देखकर ही मामला समझ जाएंगे और फिर वो उस तहखाने से निकल भी सकते हैं, जबकि जूद असर बेहोश कर देने वाली गैस फायर होने से वो फौरी तौर पर बेहोश हो जाएंगे। फिर यकीनी तौर पर उनका खात्मा हो जाएगा और इस तरह मास्टर हाक को पता ना चल सकेगा और पाकिस्तानी एजेंटों का खात्मा भी हो जाएगा। अब उसे जोन्स की तरफ से कॉल का इंतजार था कि फ़ोन की घंटी बज उठी तो नाइफ ने तेजी से हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, नाइफ बोल रहा हूँ, नाइफ ने तेज लहजे में कहा। स्टार्क बोल रहा हूँ नाइफ। जनरल अस्पताल की क्या रिपोर्ट है? दूसरी तरफ से स्टार्क की आवाज़ सुनाई दी तो नाइफ जो उसे जोन्स की कॉल समझा था यकलह चौंक पड़ा। वो हमारे पहुंचने से पहले उन्हें जनरल अस्पताल से किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था और अब हमारे आदमी उस अस्पताल को ट्रेस कर रहे हैं। जैसे ही उस अस्पताल का पता चला हम फौरी तौर पर वहाँ रेड कर देंगे, नाइफ ने कहा। किसने उन्हें वहाँ से शिफ्ट कराया है? यहाँ उनका हमदर्द कौन हो सकता है? स्टार्क ने चौंक कर पूछा। बॉस, मास्टर हाक खुद वहाँ गया था, मेरे 2 आदमी उससे पहले वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन उन दोनों को हलाक कर दिया गया, नाइफ ने कहा। क्या क्या कह रहे हो? तुम्हारे 2 आदमी हलाक कर दिए गए हैं? क्या मास्टर हाक ने ऐसा किया है? स्टार्क ने चौंक कर पूछा। नहीं बॉस, उन पाकिस्तानी एजेंटों ने। उनमें से एक इस वक्त वाशरूम में था। जब मेरे 2 आदमी वहाँ दाखिल हुए तो वो वाशरूम से बाहर आ गया। फिर मेरे आदमी ने सामने मौजूद 2 एजेंटों पर फायर खोल दिया तो उनके तीसरे साथी ने हमारे दोनों आदमी को हलाक कर दिया। जिन पर फायर खोला गया था वो शदीद जख्मी हो गए, उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। फिर मास्टर हाक वहाँ पहुँच गया और उन सबको वहाँ से शिफ्ट करा दिया गया। अब हम उनको तलाश कर रहे हैं, नाइफ ने कहा। उस मास्टर हाक पर हाथ डाल देना था, स्टार्क ने कहा। बॉस, उसका कोई फ़ायदा ना था। मास्टर हाक जैसे आदमी मर तो सकते हैं लेकिन ज़ुबान नहीं खोल सकते, फिर हमेशा के लिए हमारी और उसकी आपस में ठन जाती, इसलिए हम अपने तौर पर उन एम्बुलेंसों के ज़रिए उस अस्पताल को तलाश कर रहे हैं। जैसे ही हमें उसका पता चला हम वहाँ रेड कर देंगे। उनका आत्मा बहरहाल अब यकीनी हो चुका है, नाइफ ने कहा। तुम्हारे कौन से 2 साथी हलाक हुए हैं? स्टार्क ने पूछा। डान और मैथ्यू, नाइफ ने जवाब दिया। वेरी बैड, अगर इसी तरह हमारे साथी हलाक होते रहे तो हम सबका खात्मा यकीनी है, स्टार्क ने कहा। आप बेफिक्र रहें बॉस, आज ही यकीनी तौर पर उन पाकिस्तानी एजेंटों का खात्मा हो जाएगा, नाइफ ने कहा। ओके, जल्द से जल्द ये काम सर अंजाम दो, वरना अगर ये रिपोर्ट सेक्शन हेडक्वार्टर तक पहुंच गई तो हम सबका फौरी और यकीनी खात्मा हो जाएगा। अगर वैसे ये लोग ट्रेस ना हो तो उस मास्टर हाक पर चढ़ दौड़ो, फिर जो होगा देखा जाएगा, स्टार्क ने कहा। यस बॉस, नाइफ ने जवाब दिया। फिर दूसरी तरफ से राब्ता खत्म होते उसने रिसीवर रखा ही था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। नाइफ ने रिसीवर उठाया। यस नाइफ बोल रहा हूँ, नाइफ ने कहा। जोन्स बोल रहा हूँ बॉस। गोल्डमैन तो एक्रीमा गया हुआ है, उसके असिस्टेंट मोर्थी से मेरी बात हो चुकी है। हमने का तहखाना वैसे ही हालिया से स्टोर बनाया गया है। $1 लाख के इवज़ मोर्थी ने हमें वहाँ अपनी कार्रवाई करने की इजाज़त दे दी है। आप खुद आ जाए, मैं गेट पर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, जोन्स ने कहा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, नाइफ ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठा और मेज़ पर पड़ा हुआ बैग जिसने उसने स्टोर में से ज़रूरी सामान लेकर रखा था उठाकर वो तेज़ कदम उठाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार तेज़ रफ्तारी से दौड़ती हुई गोल्ड होटल की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। जूलिया के फ्लैट में इस वक्त सालिया, कैप्टन शील, सफदर मौजूद थे। जूलिया ने अपने तौर पर उन सबको अपने फ्लैट पर कॉल किया था ताकि इन फारिग दिनों में दारुल हुकूमत से बाहर किसी तफरीही मुकाम पर जाकर कुछ रोज़ गुजारे जाएं, क्योंकि फारिग रहने की वजह से तकरीबन सभी बेहद बोर हो चुके थे। जूलिया ने सिद्दीकी और उसके साथियों को भी कॉल किया था लेकिन उनमें से कोई भी अपने फ्लैट पर मौजूद ना था।
इसलिए जूलिया ने उनके नाम रिकॉर्ड करा दिए थे। इमरान के फ्लैट पर भी जूलिया ने फ़ोन किया, लेकिन दूसरी तरफ से घंटी बजती रही और किसी ने कॉल अटेंड ना की, तो जूलिया समझ गई कि इमरान और सुलेमान दोनों ही फ्लैट में मौजूद नहीं हैं। वहाँ उसने पैगाम रिकॉर्ड करा दिया था। उन सबको अब अपने साथियों के आने का इंतज़ार था कि कार बेल बज उठी तो सफदर उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो तनवीर उसके साथ था। मेरा ख्याल है कि इमरान और दूसरे साथियों को दोबारा कॉल किया जाए, जूलिया ने कहा। दूसरे साथी? तनवीर ने कुर्सी पर बैठते हुए चौंक कर कहा। सदीकी और उसके साथी वो अपने फ्लैट पर मौजूद नहीं थे, इसलिए मैंने पैगाम रिकॉर्ड करा दिया था, लेकिन उनमें से कोई भी अभी तक नहीं पहुंचा, जूलिया ने कहा। चीफ ने टीम बदल दी है। अब सदीकी और उसके साथी बैरूनी मिशन पर काम करेंगे और अंदरूनी मुल्क मिशन पर हमें काम दिया जाएगा, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो मिशन पर गए हैं? अगर ऐसा होता तो बहरहाल हिदायत तो जूलिया के ज़रिए ही उन्हें दी जाती, सफदर ने कहा। जूलिया की सीट अब इमरान ने संभाल ली है, वो भी उनके साथ गया हुआ है और उसी ने उन्हें ब्रीफ भी किया था, तनवीर ने जवाब दिया। ये कैसे मुमकिन है? तुम्हें किसने बताया? जूलिया ने होंठ चबाते हुए कहा। सदीकी ने, तनवीर ने मुख्तसर सा जवाब दिया। कब? जूलिया ने हैरान होकर पूछा। तकरीबन 1 हफ्ता पहले, तनवीर ने जवाब दिया। खुलकर बात करो तनवीर, तुम तो ऐसे जवाब दे रहे हो जैसे पहेलियां बुझवा रहे हो, सफदर ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। 1 हफ्ता पहले मेरी एक होटल में सदीकी से मुलाकात हुई। उसने बताया था कि वो चारों मुल्क से बाहर एक अहम मिशन पर जा रहे हैं और इमरान अभी उनके साथ नहीं जा रहा। जब वो इब्तदाई मिशन मुकम्मल कर लेंगे तो फिर इमरान उनके साथ आ मिलेगा। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उन चारों ने काम ना मिलने की वजह से 4 स्टार से चीफ को इस्तीफ़ा देने की बात की थी। चीफ ने उनके इस्तीफ़ा मंजूर करने की बजाय उन्हें मिशन पर जाने का हुक्म दे दिया। मैंने उससे पूछा कि मिस जूलिया ने तो उसका कभी जिक्र ही नहीं किया था, तो सदीकी ने बताया कि ये सारी कार्रवाई इमरान के ज़रिए हुई है, तो मैं खामोश हो गया। वैसे हकीकत यह है कि मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन फिर सदीकी और उसके तीनों साथी गायब हो गए। अलबत्ता इमरान यहाँ मौजूद था। फिर अब मुझे मालूम नहीं कि इमरान भी गया है या नहीं, तनवीर ने इस बार तफसील से बात करते हुए कहा। इसका मतलब है कि इमरान की साजिश कामयाब रही है, जूलिया ने फनकारते हुए लहजे में कहा। तो सब बेएहतियात चौंक पड़े। इमरान साहब की साजिश क्या मतलब? सफदर ने हैरान होकर कहा। इमरान काफ़ी अरसे से कोशिश थी कि सीक्रेट सर्विस में तफर्रुका पैदा हो जाए और हम ग्रुप बनाकर एक दूसरे से अलहदा हो जाएं, और अब ये साजिश कामयाब हो गई है। मैं चीफ से बात करती हूँ, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। मिस जूलिया, चीफ इतना अहमक नहीं जितना आपने उसे समझ लिया है। वो इमरान साहब के भी सिर्फ वो बात मानते हैं जिसमें उसे मुल्क कौम का कोई मुफाद नज़र आ रहा हो। अगर सदीकी और उसके साथियों को मिशन पर भिजवाया भी गया है तो फिर लाजमन उसके पस मंज़र में कोई खास बात होगी, सफदर ने बड़े आर्दाना लहजे में कहा। जूलिया, तुम चीफ की बजाय इमरान से बात करो, साले ने कहा। तो जूलिया ने असबात में सर हिलाते हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आहर में से लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। सुलेमान बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से सुलेमान की आवाज़ सुनाई दी। जूलिया बोल रही हूँ। सुलेमान, इमरान कहाँ है? उससे मेरी बात कराओ, जूलिया ने कहा। मिस जूलिया साहब टाइगर जोसेफ और जवाना के साथ मुल्क से बाहर गए हुए हैं। दूसरी तरफ से सुलेमान की मोदबाना आवाज़ सुनाई दी तो जूलिया समेत सब बेएहतियात चौंक पड़े। कब गए हैं? जूलिया ने पूछा। काफ़ी दिन हो गए हैं, सुलेमान ने जवाब दिया। ओके, जूलिया ने कहा, ढीले हाथों से रिसीवर रख दिया। इसका मतलब है कि अब चीफ की नज़रों में हमारी अहमियत टाइगर जोसेफ और जवाना से भी कम हो गई है, यकला तनवीर ने कहा। तो सब एक बार फिर चौंक पड़े। ये कैसे हो सकता है? हम सीक्रेट सर्विस के मेंबरान हैं, उनका तो कोई ताल्लुक सीक्रेट सर्विस से है ही नहीं। तो इमरान के साथी और इमरान उन्हें अपने तौर पर साथ ले गया होगा, इस बार सफदर ने कहा। बहरहाल तनवीर की बात दुरुस्त साबित हुई है कि अब हम पर सदीकी और उसके साथियों को तरजीह दी जा रही है, जूलिया ने कहा। आप इस अंदाज में क्यों सोच रही हैं मिस जूलिया? पहले जब हम बैरूनी मिशन पर जाते थे तो क्या उस वक्त भी ये तरजीह वाली बात आपके जहन में आई थी? जिस तरह हम सीक्रेट सर्विस के मेंबर हैं उसी तरह सदीकी और उसके साथी भी, और किसी भी तरह से ये हमसे कम नहीं। चीफ मिशन के हालात और वाक़यात और उसकी संगीनी देखकर इंतखाब करता है कि किसे भी जाना है और किसे नहीं, सफदर ने कहा। पहले तो पूरी टीम मिशन पर जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसकी क्या वजह है? अब अगर ग्रुप क्यों बनाया गया है? तनवीर ने एक बार फिर से जहरीले लहजे में कहा। जिस मिशन पर पूरी सीक्रेट सर्विस की ज़रूरत हो चीफ, अब भी पूरी टीम भिजवाता है, सफदर ने जवाब दिया। फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, फ़ोन की घंटी बज उठी तो जूलिया ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। जूलिया बोल रही हूँ, जूलिया ने कहा। X2। दूसरी तरफ से चीफ की आवाज़ सुनाई दी तो जूलिया बेएहतियात चौंक पड़ी। उसने हाथ बढ़ाकर लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। यस चीफ, जूलिया ने मोदबाना लहजे में कहा। तुम सब यहाँ इकट्ठे हो, कोई खास वजह? चीफ का लहजा बेहद सर था। नहीं चीफ, कोई खास वजह नहीं, सब फारिग रह रहकर बोर हो रहे थे, इसलिए मैंने सबको कॉल किया कि हम कुछ रोज़ बाहर जाकर घूम आएँ ताकि बोरियत से निजात मिल सके, जूलिया ने जवाब दिया। तुम्हारी फरागत के दिन ख़त्म हो गए हैं। तुमने सालिया, तनवीर, कैप्टन शील और सफदर के साथ फौरी तौर पर कराम भी पहुंचना है। पहले तुम यहाँ से पहली 10 या फ्लाइट में काफिरस्तान पहुंचोगे।
फिर वहाँ से कराम्बी जाओगे। तुमने एग्रीमेंट मेकअप में यहाँ से रवाना होना है। कराम्बी में इमरान, सिद्दीकी और उसके साथी मौजूद हैं, लेकिन जोसेफ के अलावा बाकी सब शदीद ज़ख्मी हैं। जोसेफ अलबत्ता कम ज़ख्मी है, इसलिए उन सबको वापस कॉल कर लिया गया है। चीफ ने कहा तो सब बेएहतियात उछल पड़े। क्या इमरान भी ज़ख्मी है चीफ? जूलिया ने बेएहतियात होकर पूछा। नहीं, इमरान ज़ख्मी नहीं, अलबत्ता चौहान और नमानी पहले से शदीद ज़ख्मी थे। पहले मेरा ख्याल था कि उन दोनों को वापस कॉल करके यहाँ से 2 मेंबर भिजवा दिए जाएं, लेकिन अब रिपोर्ट मिली है कि सिद्दीकी, हावर्ड, टाइगर और जवाना भी शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। जोसेफ भी ज़ख्मी है, लेकिन निस्बतन कम ज़ख्मी है, इसलिए सिवाय जोसेफ और इमरान के बाकी सबको वापस कॉल कर लिया गया है। अब उनकी जगह तुमने वहाँ काम करना है, चीफ ने कहा। कैसे ज़ख्मी हो गए हैं ये लोग चीफ? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। ब्लैक थंडर की एक लेबॉरेटरी में ऐसी गैर फितरी मखलूक क्लोनिंग के जरिए पैदा की जा रही है जो पूरी इंसानियत के लिए खतरा बन सकती है। इसके इत्तला सुपर पावर्स को मिली तो उन सब ने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया कि ब्लैक थंडर से मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ही कर सकती है। चनाचे तमाम सुपर पावर्स ने हुकूमती सतह पर हमारी हुकूमत से दरखास्त की, लेकिन जब फाइल मेरे पास पहुंची तो मुझे उस पर यकीन ना आया जिस पर मैंने इमरान की ड्यूटी लगाई कि वो इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात हासिल करे, और मैंने अपने ज़राए से भी मालूमात हासिल की तो पता चला कि सुपर पावर्स को जो मालूमात मिली है वो दुरुस्त है, लेकिन सुपर पावर्स बावजूद शदीद तरीन कोशिशों के उस लेबॉरेटरी का मोहल्ले को मालूम नहीं कर सकी थी। अलबत्ता ब्लैक थंडर को भी इसके इत्तला मिल गई कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस उसके मुकाबले पर आ रही है, तो वो रेड अलर्ट हो गए। चूँकि इमरान के बारे में उन्हें अच्छी तरह मालूम है और वो लोग इमरान की नकलो हरकत से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस हरकत में आई है या नहीं, और चूँकि लेबॉरेटरी के बारे में हतमी मालूमात मौजूद नहीं थी, सिर्फ एक छोटा सा क्लू था कि यूरोपीय मुल्क फ्रांस के एक आदमी कैलून के जरिए उस लेबॉरेटरी को सप्लाई भिजवाई जाती है। चनाचे उस क्लू पर काम करके आगे बढ़ा जा सकता था, लेकिन इमरान को वहाँ नहीं भिजवाया जा सकता था। और चूँकि तुम और तुम्हारे साथी जो बैरूनी मिशन पर इमरान के साथ जाते रहते थे, उनके बारे में भी यकीनन बीटी के एजेंटों को कुछ ना कुछ मालूमात हासिल थी, इसलिए मैंने सिद्दीकी और उसके साथियों को लेबॉरेटरी का हतमी क्लू हासिल करने के लिए फ्रांस भिजवा दिया। ये लोग आगे बढ़ते रहे, लेकिन फिर एक जजीरे ग्लोस्टर पहुंचकर फंस गए। उनके पास आगे बढ़ने का कोई क्लू ना था। फिर इमरान ने अपने तौर पर काम किया और हतमी मालूमात हासिल कर ली कि ये लेबॉरेटरी शुमाली अफ्रीका के इंतहाई खौफनाक जंगलात में बनाई गई है। सिद्दीकी और उसके साथी जो कि पहले इस मिशन पर काम कर रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें हुक्म दिया कि वो ग्लोस्टर से कराम्बी पहुँच जाएँ। आगे चूँकि जंगल में मिशन मुकम्मल करना था, इसलिए इमरान अपने साथी टाइगर, जोसेफ और जवाना को लेकर कराम्बी पहुँच गया, लेकिन उनके पहुंचने से पहले सिद्दीकी और उसके साथियों को बीटी के एजेंटों ने ट्रेस कर लिया और चौहान और नमानी दोनों शदीद ज़ख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए, जबकि सिद्दीकी और हावर्ड दोनों बच गए। इमरान अपने साथियों समेत वहां पहुंचा तो इमरान के साथियों पर भी हमला कर दिया गया और वो भी अस्पताल पहुंच गए। सिद्दीकी और हावर्ड भी इस वक्त इमरान के साथ थे, इसलिए वो भी ज़ख्मी हो गए। फिर अस्पताल में उन पर दोबारा हमला हुआ, लेकिन जोसेफ की वजह से ये लोग हलाक होने से बच गए और हमला आवर मारे गए, लेकिन टाइगर और जवाना इस बार शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। इमरान ने वहाँ के एक मुकामी ग्रुप की मदद से उन्हें जनरल अस्पताल से निकालकर एक प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करा दी और मुझे तफसीली रिपोर्ट दी। चनाचे मैंने जोसेफ को छोड़कर बाकी सबको वापस पाकिस्तान भिजवाने का हुक्म दे दिया है और उनकी जगह अब तुम्हें वहाँ भिजवाया जा रहा है, चीफ ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। तो चीफ की तफसील बताने पर जूली और तनवीर दोनों के चेहरों पर शर्मिंदगी के तासुरात उभर आए थे, जबकि सफदर मुस्कुरा रहा था। ये सर, हम तैयार हैं सर, जूलिया ने जवाब दिया। इमरान ने वहाँ कराम्बी में एक रिहाइशगाह हासिल कर ली है, उसका पता मैं बता देता हूँ, तुमने वहाँ पहुँचना है, फिर इमरान तुम्हें लीड करेगा, चीफ ने कहा। फिर उन्हें एड्रेस बता दिया गया। तुम फौरी तौर पर कागजात सेट नंबर 30 के मुताबिक एग्रीमेंट मेकअप कर लो। कागजात तुम्हें दानिश मंजिल के मखसूस रिसीविंग बॉक्स से मिल जाएंगे। तुम सब पहली दस्याब फ्लाइट से उनकी कागजात की मदद से काफिरस्तान जाओगे। मैंने काफिरस्तान में फ़ॉरेन एजेंट नाटरान को हुक्म दे दिया है और वो वहाँ से तुम्हारी कराम्बी रवानगी के फौरी इंतजाम करा देगा। नाटरान का आदमी तुम्हें काफिरस्तानी एयरपोर्ट पर मिलेगा, चीफ ने तफसील से हिदायत देते हुए कहा। यस बॉस, जूलिया ने कहा। तो दूसरी तरफ से रब्ता खत्म हो गया तो जूलिया ने भी एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। हम भी खामखा की शकूक में मुब्तला हो जाते हैं, जूलिया ने कहा। अब हमें असल हालात का तो बहरहाल इल्म नहीं था, तनवीर ने भी शर्मिंदा से लहजे में कहा। जल्दी करो, हमें फौरी रवाना होना है, सफदर ने कहा। तो सबने इस बात में सर हिला दिया। इमरान केयर अस्पताल के खसूसी शोबे में अपने साथियों के साथ मौजूद था। सारे साथी होश में थे, लेकिन वो सब हाथ से ज़ख्मी होने की वजह से बेड्स पर ही लेटे हुए थे। अलबत्ता जोसेफ इमरान की कुर्सी के पीछे खड़ा था, वो अब आसानी से चल फिर सकता था। इमरान ने उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा था, लेकिन उसने बैठने से इनकार कर दिया। इमरान ने उन्हें बता दिया था कि उसने चीफ को रिपोर्ट दे दी है और चीफ ने उन्हें वापस पाकिस्तान भिजवाने का हुक्म दे दिया है। इमरान साहब, शायद हमारी किस्मत ही ख़राब है, खुदा खुदा करके हमें बैरूनी मिशन पर भिजवाया गया था, लेकिन हम सब ज़ख्मी होकर नाकारा हो गए हैं, सिद्दीकी ने कहा।
तुम्हारी जगह अगर सफदर और उसके साथी होते तो उनके साथ भी यही कुछ होता। इस बार मुकाबला बीटी के एजेंटों से है और बीटी के एजेंटों का जाल पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इसलिए किस्मत से गिले शिकवे की कोई ज़रूरत नहीं। अलबत्ता मेरा वादा कि तुम ठीक हो जाओ तो मैं चीफ से कहकर आइंदा मिशन में तुम्हें साथ ले जाऊँगा। इमरान ने कहा तो सिद्दीकी का चेहरा खिल उठा और बाकी साथी भी मुस्कुराने लगे। बॉस, इस बार मुझे और जवाना को जोसेफ की वजह से नई ज़िंदगी मिली है, वरना हम तो बेबस पड़े हुए थे। हमलावर हमें किसी सूरत भी जिंदा ना छोड़ते। टाइगर ने कहा, सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। मैं बाहर मौजूद था जब मुझे अंदर से अचानक फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी, तो तुम यकीन करो मेरी जो हालत थी उसका तस्वुर भी मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। इस कदर बौखलाहट मुझ पर पहले कभी तारी ना हुई थी, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि तुम सब जख्मी होने के बावजूद बच गए। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, बॉस इस बार मैं स्याह हुदूद सुराख कर रही है, इस दीवार में स्याह हुदूद सुराख कर रही है। अचानक इमरान की कुर्सी के पीछे खड़े जोसेफ ने कहा तो इमरान के साथ साथ तमाम साथी चौंक पड़े। स्याह हुदूद सुराख क्या मतलब? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। शायद जोसेफ की बात उसकी समझ में ना आई थी, लेकिन जोसेफ की बिजली की तेजी आगे बढ़ा और उसने दीवार पर एक जगह हाथ रख दिया। हाँ बॉस, स्याह हुदूद इस दीवार में सुराख कर रही है और जहाँ स्याह हुदूद सुराख करती है, सुराख से मौत ही बरामद होती है। क्या कह रहे हो? क्या हो रहा है दीवार में? इमरान ने कुर्सी से उठकर तेज़ी से दीवार की तरफ बढ़ते हुए कहा। फिर उसने इस जगह दीवार पर हाथ रख दिया जहाँ पहले जोसेफ ने हाथ रखा था। उसके साथ ही उसके चेहरे का रंग बदलता चला गया, क्योंकि उसने वाज़ेह तौर पर महसूस कर लिया था कि दूसरी तरफ से किसी बर्मे से सुराख किया जा रहा है। इमरान तेज़ी से पलटा और उसने एक बेड के पास मौजूद मेज़ पर पड़े हुए प्लास्टिक टेप को उठाया और वापस पलटा ही था कि दीवार से रेत झड़ने लगी और दूसरे लम्हे एक स्याह रंग के बर्मे की नोक तेज़ी से घूमती हुई दीवार से बाहर आ गई। ये देखें बॉस, स्याह हुदूद की चोंच। जोसेफ ने कहा। उसी लम्हे बर्मे की नोक वापस चली गई तो इमरान ने तेज़ी से उस सुराख पर प्लास्टिक टेप लगा दी। ये क्या हो रहा है इमरान साहब? सिद्दीकी ने कहा। उसका बेड दीवार के करीब था। तुम सब पर एक और हमला। शायद अब इस सुराख से ये लोग कोई गैस या रेत से यहाँ फायर करेंगे। इमरान ने कहा। उसके साथ उसने दीवार के साथ कान लगा दिया। चंद लम्हा बाद उसे दूसरी तरफ से किसी के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। जोसेफ, अगर इस टेप को काट दिया जाए तो तुमने दोबारा इस सुराख पर टेप लगा देना है, इमरान ने कहा। उसके साथ ही वो दौड़ता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चूँकि मास्टर हाक ने अपने आदमियों के इमरान के अहकामात की तामील करने का हुक्म दिया हुआ था, इसलिए दो आदमी इसके इशारे पर उसके पीछे चलते हुए बैरूनी गेट की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद इमरान उन आदमियों समेत वापस अस्पताल के मेन गेट से बाहर आ गया। ओह, तो इससे मुल्क का होटल है, गोल्ड होटल। वाह, इमरान ने रुककर कहा। क्या हुआ है साहब, हमें बताइए। मास्टर हाक के एक आदमी ने कहा। इस होटल की तहखाने से जो हमारे वार्ड से मुल्हिका है, दरमियानी दीवार में बर्मे से सुराख करके कोई गैस फायर करने की कोशिश की गई है, लेकिन मैंने उस सुराख पर टेप लगाकर उसे बंद कर दिया है। लाजमन दूसरी तरफ से गैस फायर की गई होगी, लेकिन वो हमारे वार्ड में आने की बजाय वहीं फैल गई होगी। मैंने दीवार से कान लगाकर किसी के गिरने की आवाज़ भी सुनी है, इमरान ने उन्हें तफसील बताते हुए कहा। अरे आइए हमारे साथ, उस आदमी ने कहा और दौड़ता हुआ अपने साथी समेत होटल के मेन गेट की तरफ बढ़ गया। इमरान भी उनके पीछे था। अस्पताल से मुल्हिका तहखाने का रास्ता किधर है? उस आदमी ने होटल काउंटर की गर्दन पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा। वो उधर तीसरे बरामदे से नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं। इस्तकबालिया काउंटर मैन ने गिड़गिड़ाते हुए जवाब दिया। इमरान सर हिलाता हुआ उधर को दौड़ पड़ा। दोनों आदमी भी उसके पीछे थे। होटल में मौजूद अफराद आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें दौड़ते हुए देख रहे थे। फिर तीसरे बरामदे की साइड से सीढ़ियाँ उतरकर जब वो एक काफ़ी बड़े तहखाने में दाखिल हुए तो यहाँ काठ कबाड़ पड़ा था, लेकिन सामने ही दीवार के साथ दो आदमी बेहोशी के आलम में पड़े थे। इमरान अंदर दाखिल होते ही रुक गया और उसने हाथ उठाकर अपने पीछे आने वाले दोनों आदमियों को भी रोक दिया। दरवाज़ा खोल दो, साइड पर हो जाओ, तहखाने में बेहोश कर देने वाली गैस फैली हुई है, इमरान ने सांस रोकते हुए कहा और फिर दरवाज़ा पूरा खोलकर वो साइडों में हो गया। उसी लम्हे वो आदमी दौड़ते हुए वहाँ पहुँच गए, होटल के आदमी थे। क्या हुआ है, आप लोग कौन हैं? उनमें से एक ने कदरे कराहत लहजे में कहा तो मास्टर हाक के आदमी का बाजू घुमा और वो आदमी चीखता हुआ उछल कर 2 फुट दूर जा गिरा। अब अगर बकवास की तो गोलियों से उड़ा दूंगा। हमारा ताल्लुक मास्टर क्लब से है, मास्टर हाक के आदमी ने चीखते हुए कहा तो होटल का दूसरा आदमी तेज़ी से मुड़ा और दौड़ता हुआ वापस चला गया। उस होटल के मालिक या मैनेजर को चेक करो, यकीनन उसी ने उन्हें इजाज़त दी होगी। इमरान ने एक आदमी से मुहातिब होकर कहा तो वो सर हिलाता हुआ वापस ऊपर चला गया। इमरान अंदर दाखिल हुआ। दीवार के साथ ही 2 आदमी टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़े थे। उनके साथ एक बैग भी पड़ा था जिसका मुंह खुला हुआ था। एक साइड पर एक इलेक्ट्रिक बर्मा मौजूद था जिसकी तार का दूसरा सिरा दीवार में मौजूद इलेक्ट्रिक सॉकेट के साथ मुंसलिक था। एक साइड पर एक गैस पिस्टल मौजूद था। इमरान ने बैग के अंदर झांका तो वो बेअहतियात उछल पड़ा। उसने तेज़ी से अंदर हाथ डालकर एक गैस पिस्टल निकाल लिया। फिर एक तवील सांस लेते हुए उसने उसे जेब में डाल लिया। उसी लम्हे मास्टर हाक का एक आदमी एक भारी जिस्म के आदमी को साथ लिए अंदर दाखिल हुआ। ये मूर्ति है जनाब, इस वक्त होटल का मैनेजर। मालिक और मैनेजर गोल्डमैन एक्रीमिया गया हुआ है, इसी ने उन्हें यहाँ कार्रवाई करने की इजाज़त दी थी। मास्टर हाक के आदमी ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? जनाब मेरा नाम फ्रेड है, उस आदमी ने जवाब दिया।
हाँ तुम बताओ मूर्ति, ये कौन लोग हैं? सच सच बता दोगे तो तुम भी बच जाओगे और ये होटल भी, वरना मास्टर हाक को तो तुम जानते ही हो, ना तुम जिंदा बचोगे और ना ये होटल रहेगा। इमरान ने कहा, जनाब ये आदमी जोन्स मेरे पास आया, उसने मुझसे पूछा कि अस्पताल से मुल्हिका तहखाना उन्हें किराए पर चाहिए। मैंने रजामंदी जाहिर कर दी। फिर उसने फ़ोन करके उस दूसरे आदमी को बुला लिया, इसका नाम नाइफ बताया गया है। फिर ये दोनों तहखाना चेक करने यहाँ आ गए। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ जनाब, उस आदमी ने कांपते हुए लहजे में कहा। हालांकि वो जिसामत के लिहाज से हादसा लहीम शहीम आदमी था। उसका चेहरा बता रहा था कि वो लड़ाका टाइप आदमी है, लेकिन शायद मास्टर हाक का यहाँ रोब ही इतना था कि वो बात करते हुए कांप रहा था। तुम्हें मालूम है कि ये क्या करना चाहते थे? इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मुझे तो मालूम नहीं जनाब, मूर्ति ने जवाब दिया। उन्होंने यहाँ दीवार में सुराख किया और उस सुराख से उन्होंने इंतहाई ज़ूद असर बेहोश कर देने वाली गैस दूसरी तरफ अस्पताल के स्पेशल वार्ड में फायर की है। लेकिन दूसरी तरफ हम मौजूद थे और हमें इस सुराख का बर वक्त इल्म हो गया था। मैंने गैस फायर होने से पहले दूसरी तरफ सुराख पर प्लास्टिक टेप लगा दी। इस तरह गैस फायर हुई तो दूसरी तरफ जाने के बजाय वापस पलटकर जहाँ फैल गई, जिससे ये दोनों खुद ही इस गैस की वजह से बेहोश हो गए। इनका प्रोग्राम बेहोश कर देने वाली गैस फायर करने के बाद दूसरी तरफ साइनाइड गैस फायर करने का था। ये देखो, ये साइनाइड गैस का पिस्टल इस वक्त बैग में मौजूद था। अगर ये गैस फायर हो जाती तो दूसरी तरफ अस्पताल में मौजूद तमाम मरीज, डॉक्टर और नर्सें हलाक हो जाती। इमरान ने कहा तो मूर्ति का चेहरा जर्द पड़ गया और उसका पूरा जिस्म बेएहतियार कांपने लगा। मास्टर हाक का आदमी फ्रेड और उसका साथी भी बेएहतियार कांप उठे, क्योंकि इतनी बात तो वो भी समझते थे कि वो भी अस्पताल में मौजूद थे। इन दोनों को उठाओ और अस्पताल ले चलो, इमरान ने फ्रेड से मुहातिब होकर कहा। यस सर, फ्रेड ने कहा और आगे बढ़कर उसने एक आदमी को उठाया जिसे जोन्स बताया गया था, कांधे पर लादा, जबकि दूसरे आदमी नाइफ को उसके साथी ने उठा लिया। सुनो मूर्ति, तुम इस जोन्स को जानते हो, इसलिए इसके बारे में तफसील बता दो वरना। इमरान ने मूर्ति से मुहातिब होकर कहा। जनाब, मैं इसके बारे में सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये स्टाग के आदमी है, स्टाग क्लब का मालिक स्टाग, और स्टाग के बारे में कहा जाता है कि हुकूमत उसकी मुट्ठी में रहती है। मूर्ति ने जवाब देते हुए कहा, ओके, अब सुन लो कि तुमने स्टाग को अगर उनके बारे में कोई इतला दी तो चाहे तुम पाताल में भी छुप जाओ, जिंदा ना बच सकोगे। इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। जनाब, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, मूर्ति ने खौफजदा लहजे में कहा। इमरान ने फर्श पर पड़ा हुआ बैग उठाया, उसे लेकर वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो अस्पताल के उस शोबे में दाखिल हुआ जो वहाँ जोन्स और नाइफ दोनों फर्श पर पड़े हुए थे और फ्रेड और उसका साथी एक तरफ मोदबाना अंदाज में खड़े थे। ये कौन है इमरान साहब? सदीकी ने हैरत भरे लहजे में कहा। जोसेफ के मुताबिक स्याह हुदूद की चोट से सुराख करने वाले, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने फ्रेड और उसके साथी को बाहर जाकर खड़े होने के लिए कहा तो दोनों सर हिलाते हुए बाहर चले गए। तो इमरान ने जेब से साइनाइड पिस्टल निकाल कर उन्हें दिखाया और वो सारी तफसील भी बता दी जो उसने उससे पहले मूर्ति को बताई थी। तफसील सुनकर इमरान के साथियों के चेहरों पर भी खौफ के तासुरात उभर आए। जोसेफ के हसास कान अगर स्याह हुदूद की चोंच की आवाज़ ना सुन लेते तो इस वक्त अस्पताल में मौजूद तमाम अफराद लाशों में तब्दील हो चुके होते। वेल्डन जोसेफ, वेल्डन। इमरान ने बाकायदा जोसेफ के कंधे पर थपकी देते हुए कहा तो जोसेफ का चेहरा मुसरत की शिद्दत से चमक उठा। मास्टर, अगर इन लोगों ने यहाँ का सुराख लगा लिया है तो लाजमन उनके और साथी भी होंगे और वो किसी भी वक्त यहाँ रेड कर सकते हैं। जवाना ने कहा। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है जोसेफ, बाहर मास्टर हाक का आदमी फ्रेड मौजूद है, उसे बुलाओ। इमरान ने कहा तो जोसेफ सर हिलाता हुआ बाहर चला गया। चंद लम्हों बाद जोसेफ वापस आया तो फ्रेड उसके साथ था। फ्रेड, रस्सी का बंडल चाहिए, इमरान ने फ्रेड से मुहातिब होकर कहा। ये सर, मैं स्टोर से अभी ले आता हूँ, फ्रेड ने कहा और वापस चला गया। थोड़ी देर बाद वो रस्सी का एक बंडल उठाए वापस आकर उसने वो बंडल इमरान को दे दिया। उन लोगों ने अगर जहाँ हमारा सुराख लगा लिया है तो उनके साथियों को भी मालूम होगा, तुम अपने साथियों को कह दो कि वो पूरी तरह होशियार रहें। इमरान ने फ्रेड से कहा। यस सर, आप बेफिक्र रहें, मैंने पहले ही सबको अलर्ट कर दिया है, फ्रेड ने जवाब दिया। ठीक है, तुम जाओ, इमरान ने कहा तो फ्रेड सर हिलाता हुआ मुड़कर बाहर चला गया। जोसेफ, इस नाइफ को उठाकर कुर्सी पर डालो, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा तो जोसेफ ने नाइफ को उठाकर कुर्सी पर डाल दिया। इमरान ने उसे कुर्सी के साथ ही रस्सी से बांध दिया। इस दूसरे आदमी का क्या करना है? जोसेफ ने कहा। ये अभी पड़ा रहे, तुम पानी की बोतल ले आओ, इमरान ने कहा तो जोसेफ एक साइड पर मौजूद लकड़ी की अलमारी की तरफ बढ़ गया। उस अलमारी से पानी की बोतल निकाली और फिर इमरान की हिदायत के मुताबिक उसने बोतल का ढक्कन हटाया और नाइफ का मुंह खोलकर उसके हलक में पानी उंडेलना शुरू कर दिया। जब नाइफ के हलक में 2 घूंट पानी उतर गया तो इमरान के इशारे पर जोसेफ ने बोतल हटा ली और उसे ढक्कन लगाकर उसने कुर्सी के करीब ही रख दिया। थोड़ी देर बाद नाइफ जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने लगे और फिर उसने कराहते हुए आंखें खोल दी। पूरी तरह होश में आते उसने बेएहतियात उठने की कोशिश की, लेकिन बंदा होने की वजह से वो सिर्फ कसमसा कर ही रह गया। अब वो हैरत से आंखें फाड़े इधर उधर देख रहा था। तुम्हारा नाम नाइफ है और ये तुम्हारा साथी जोन्स है और तुम साइनाइड गैस फायर करके हम सबको हलाक करना चाहते थे, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। नहीं नहीं, ये गलत है, तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता, नाइफ ने हकलाते हुए लहजे में कहा। जोसेफ,
यस बॉस, इस जोन्स की गर्दन तोड़ दो। इमरान ने फर्श पर पड़े हुए जोन्स की तरफ इशारा करते हुए इंतहाई सर्द लहजे में कहा। यस बॉस, जोसेफ ने कहा और तेज़ी से आगे बढ़कर वो फर्श पर बेहोश पड़े हुए जोन्स पर झपट पड़ा। नाइफ ने बेएहतियात आंखें बंद कर ली। चंद लम्हों बाद कटक की हल्की सी आवाज़ के साथ ही जोन्स का बेहोश जिस्म एक लम्हे के लिए तड़पा और फिर ढीला पड़ गया। वो बेहोशी के दौरान ही हलाक हो गया था। अब इस नाइफ की एक आंख निकाल दो। रुक जाओ, मैं बताता हूँ, रुक जाओ। नाइफ ने यकलख कामते हुए लहजे में कहा तो इमरान ने हाथ उठाकर नाइफ की तरफ बढ़ते हुए जोसेफ को रोक दिया। तुम ये बताओ कि तुमने यहाँ हमारा सुराख कैसे लगाया और ये सारी कार्रवाई करने का सोचा था, और साथ ही ये भी बता दो कि स्टार को इस अस्पताल के बारे में इल्म है या नहीं। अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हें रहा भी कर सकता हूँ। इमरान ने कहा तो नाइफ ने उसे तफसील बताना शुरू कर दी। स्टार को इस अस्पताल के बारे में नहीं बताया गया क्योंकि मैं तमाम कार्रवाई मुकम्मल करके बॉस को बताना चाहता था। उसने कहा स्टार का नंबर क्या है? इमरान ने पूछा तो नाइफ ने स्टार का नंबर भी बता दिया। क्या ये कार्रवाई करने की प्लानिंग तुमने की थी? इमरान ने पूछा। हाँ, जोन्स तो चाहता था कि बराह रास्त अस्पताल पर रेड कर दिया जाए, लेकिन मैंने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि मैं मास्टर हा के मुकाबले में नहीं आना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब प्लानिंग की थी। नाइफ ने जवाब दिया। तुमने पहले बेहोश कर देने वाली गैस फायर की, बराह रास्त साइनाइड गैस क्यों फायर नहीं की? इमरान ने आखिरकार वो सवाल पूछ ही लिया जो शुरू से ही उसके जहन में अटका हुआ था। मेरा ख्याल था कि अगर मैंने पहले ही साइनाइड गैस फायर कर दी तो उसका रंग देखकर हो सकता है कि आप लोग चौंक कर जहाँ से निकल जाने में कामयाब हो जाएं। वैसे भी साइनाइड गैस फौरी असर नहीं करती, बल्कि गैस की सूरत में उसके असरार कुछ देर के बाद जाहिर होते हैं। इसलिए मैंने पहले बेहोश कर देने वाली गैस फायर करने का सोचा था ताकि इस बेरंग गैस की वजह से आप सब लोग बेहोश हो जाएं और फिर साइनाइड गैस फायर करने से आप सबका हाथमा यकीनी हो जाएगा। नाइफ ने जवाब दिया। तुमने इलेक्ट्रिक बर्मे से सुराख करते हुए ये ना सोचा कि दूसरी तरफ से उसकी आवाज़ या थरथराहट महसूस कर ली जाएगी? इमरान ने कहा। उसकी थरथराहट इस वक्त महसूस होती है जब कोई खास तौर पर दीवार पर हाथ रखे, वैसे नहीं, इसलिए मैं मुतमईन था। लेकिन जैसे ही सुराख हुआ और मैंने बेहोश कर देने वाली गैस फायर की तो मैं खुद बेहोश हो गया। न जाने क्या हुआ था। नाइफ ने कहा तो इमरान बेएहतियात मुस्कुरा दिया। इस मौका पर बड़ा मशहूर कौल है कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा ताकतवर होता है। तुमने अपनी तरफ से वाकई इंतहाई हैरत अंगेज़ जहानत से काम लिया, लेकिन अल्लाह ताला को हमारी ज़िंदगियां बचानी थी, इसलिए मेरे इस हबशी साथी ने दीवार पर हाथ रखकर चेक किया। फिर जैसे ही बर्मे की नोक ने सुराख किया, मैंने प्लास्टिक टेप को वहाँ पर चिपसा कर दिया क्योंकि मुझे महसूस हो गया था कि कोई उस सुराख से गैस अंदर फायर करना चाहता है, और टेप की वजह से सुराख बंद हो गया तो ये गैस वापस निकलने लगी और फिर वही हुआ। मैंने दीवार से कान लगाकर तुम्हारी बेहोश होकर गिरने की आवाज़ सुन ली थी। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। तुम ऐसा करोगे, ऐसा तो मैं तसव्वुर में भी नहीं सोच सकता था। नाइफ ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। तुम्हारा हेडक्वार्टर कहाँ है? इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। मुझे नहीं मालूम, मैं तो आम सा आदमी हूँ। नाइफ ने कदे चिचाते हुए जवाब दिया तो इमरान समझ गया कि वो झूठ बोल रहा है। जोसेफ की अब झूठ बोलने लगा है, इसकी एक आंख निकाल दो। इमरान का लहजा यकलख सर्द होकर उसके साथ ही वार्ड नाइफ के हलक से निकलने वाली चीखों से गूंज उठा। इमरान का हुक्म सुनते ही जोसेफ ने बिजली की सी तेज़ी से अपनी खड़ी उंगली नाइफ की आंख में मार दी। फिर उसने उंगली निकाली और उसे नाइफ के लिबास से ही साफ करना शुरू कर दिया। नाइफ चीख मारकर अब बंधे होने की वजह से अपना सर दाएं बाएं मार रहा था। अब अगर झूठ बोला तो दूसरी आंख भी निकलवा दूंगा, और इतना तुम जानते हो कि अंधे आदमी की कैसी ज़िंदगी गुजरती है। इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तुम जालिम हो और सफाक आदमी हो। नाइफ ने कराहते हुए लहजे में कहा। और तुम जो इस अस्पताल के तमाम अफराद को साइनाइड गैस से हलाक करना चाहते थे, तुम तो इंतहाई रहमदिल आदमी हो। क्यों? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। मास्टर, आप खामखा इसको छोड़ने पर रजामंद हो रहे हैं, इसकी भी गर्दन तोड़ दें, ये लोग इसी काबिल होते हैं। अचानक जवाना ने कहा। सुन लिया तुमने? अब सच बोल दो, कहाँ है तुम्हारा हेडक्वार्टर? इमरान ने कहा। क्या तुम वाकई मुझे छोड़ दोगे? नाइफ ने कहा। हाँ, मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूंगा, इमरान ने जवाब दिया। तो नाइफ ने हेडक्वार्टर के बारे में तफसील बता दी। फिर इमरान के पूछने पर उसने वहाँ का फ़ोन नंबर और वहाँ हर वक्त मौजूद रहने वाले अफराद के बारे में भी तफसील बता दी। तुम्हारे ग्रुप में कितने आदमी हैं? इमरान ने पूछा। पहले मुझसे में 8 थे, फिर 2 एयरपोर्ट पर उन हबशियों ने मार डाले, 2 अस्पताल में मारे गए, एक जोन्स को भी तुमने मेरे सामने हलाक कर दिया। इस तरह मुझ समेत बाकी 3 हैं। नाइफ ने जवाब दिया। वो दोनों कहाँ हैं और तुम उनसे रब्ता कैसे करते हो? इमरान ने पूछा। वो फील्ड में है और रब्ता सेलफोन पर हो सकता है, नाइफ ने कहा। क्या नंबर है उनके? इमरान ने पूछा तो नाइफ ने दोनों के अलग-अलग नंबर बता दिए। चंद लम्हों बाद इमरान ने जेब से सेलफोन निकाल लिया। जोसेफ, इसे मुंह पर हाथ रखो, इमरान ने जोसेफ से कहा। तो जोसेफ ने बिजली की सी तेज़ी से उसकी हिदायत पर अमल कर दिया। इमरान ने सेलफोन ऑन किया और नंबर प्रेस करके उसने रब्ता बहाल कर दिया। हेलो नाइफ स्पीकिंग ओवर, इमरान ने नाइफ की आवाज़ और लहजे में कहा। तो कुर्सी पर बंदे बैठे नाइफ की इकलौती आंख हैरत से फैलती चली गई। किस बॉस, मार्टी अटेंडिंग यू। तुम कहाँ मौजूद हो मार्टी? इमरान ने नाइफ की आवाज़ और लहजे में कहा। मैं क्राइस कॉलोनी के राउंड पर हूँ बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया।
ब्रांक रोड पर केयर अस्पताल है, तुम फौरन वहां पहुंचो। मैं उसके खसूसी शोबे में मौजूद हूं। तुम अस्पताल के गेट पर अपने नाम के साथ मेरा नाम लोगे तो तुम्हें फौरन मुझ तक पहुंचा दिया जाएगा। फौरन पहुंचो, इमरान ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने ओके कहकर राब्ता ऑफ कर दिया, फिर दूसरा नंबर प्रेस कर दिया। हेलो हेलो, नाइफ स्पीकिंग ओवर। इमरान ने कहा। फिशर अटेंडिंग यू बॉस। तुम कहाँ हो इस वक्त फिशर? इमरान ने पूछा। मैं एक होटल में मौजूद हूँ बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। मैं ब्रांक रोड पर वाक़ केयर अस्पताल के खसूसी शोबे में मौजूद हूँ। तुम हेडक्वार्टर इंचार्ज को साथ लेकर फ़ौरन जहाँ पहुँचे, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने ओके कहकर सेलफोन ऑफ करके जेब में रख लिया। हाथ हटा लो जोसेफ और जाकर फ्रेड को बुला लाओ, इमरान ने कहा तो जोसेफ ने हाथ हटाया और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जोसेफ के हाथ हटाने पर पहले चंद लम्हों तक तो नाइफ लंबे लंबे सांस लेता रहा। शायद जोसेफ ने उसका मुंह बंद करने के साथ साथ किसी हद तक उसकी नाक को भी बंद कर दिया था, इसलिए इस दौरान नाइफ पूरी तरह सांस ना ले सका, जिसकी वजह से वो अब लंबे लंबे सांस ले रहा था। तुम क्या वाकई इंसान हो? नाइफ ने जकलत इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं जिन भूत हूँ? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ वाकई अब तो मेरा ऐसा ही ख्याल है। तुम्हें दीवार की तरफ दूसरी तरफ से गोमा बर्मे से सुराख करने के बारे में मालूम हो गया, हालांकि उससे किसी किस्म की आवाज़ सिरे से पैदा ही नहीं होती और ना ही लर्जिश पैदा होती है। भी तुम्हें मालूम हो गया और तुमने उस पर प्लास्टिक टेप भी लगा दिया ताकि बेहोश कर देने वाली गैस वापस पलट जाए और खुद ही हम बेहोश हो जाएं। ये बात किसी इंसान के जहन में आ ही नहीं सकती। और अब तुमने जिस तरह मेरी आवाज़ और लहजे की नकल की है कि मेरी साथी तो क्या, अगर तुम मेरे सामने ना बोल रहे होते तो मैं खुद भी उस पर बात पर कभी यकीन ना करता कि ये मेरी आवाज़ नहीं है। ये सब बातें बता रही हैं कि तुम इंसान नहीं हो, नाइफ ने बाकायदा दलाइल देते हुए कहा। फिर इससे पहले कि इमरान उसकी बात का कोई जवाब देता, जोसेफ वापस आ गया। उसके पीछे फ्रेड भी था। जी जनाब, फ्रेड ने इमरान के करीब आकर कहा। वो हैरत भरी नज़रों से सामने बैठे हुए नाइफ के चेहरे को देख रहा था, जिस पर अब एक आंख मौजूद थी। फ्रेड, इस नाइफ के दो साथी जहाँ आ रहे हैं वो गेट पर अपने नामों के साथ नाइफ का नाम भी लेंगे। उनमें से एक का नाम मार्टी, दूसरे का नाम फिशर है। तुमने उन दोनों को अंदर ले जाकर उनका हाथ ना करना है, फिर मुझे रिपोर्ट देनी है, इमरान ने कहा। ओह अच्छा ठीक है, फ्रेड ने कहा। एहतियात से ये सारा काम करना है, ये लोग तरबियत याफ्ता हैं, आम लोग नहीं, इमरान ने कहा। आप बेफिक्र रहें जनाब, फ्रेड ने कहा और वापस मुड़ गया। तुम उन्हें क्यों हलाक कर रहे हो? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नाइफ ने परेशान से लहजे में कहा। जोसेफ इसकी गर्दन तोड़ दो, इमरान ने जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। तो जोसेफ किसी अकाब की तरह नाइफ पर झिपटा। फिर इससे पहले कि नाइफ को एहतजाज करता, उसकी गर्दन कच्चे धागे की तरह टूट चुकी थी। उसकी रस्सियाँ खोल दो, उसे उसके साथी के साथ फर्श पर लटा दो, इमरान ने कहा। इमरान साहब, इसका बॉस डॉग तो जिंदा है, वो और आदमी अपने साथ शामिल कर लेगा, सिद्दीकी ने कहा। इसलिए तो इन सब का हाथ ना कर रहा हूँ ताकि स्टाग अकेला रह जाए, फिर उसे निमट लेंगे, क्योंकि ये लोग मुसलसल हमारे खिलाफ काम करते रहेंगे और तुम सब जख्मी हो, इसलिए तुम उनके खिलाफ जद्दोजहद नहीं कर सकते, इमरान ने कहा। तो सिद्दीकी ने इस बात में सर हिला दिया। ऑफिस के अंदाज में सजे हुए कमरे में बड़ी सी मेज के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा था। उसका कद लंबा और जिस्म वर्जिशी था, लेकिन उसके चौड़े चेहरे पर गहरी संजीदगी सब्त नज़र आती थी। उसका चेहरा देखकर एहसास होता था कि ये शख्स ज़िंदगी में कभी हंसना तो एक तरफ मुस्कुराया तक नहीं। सामने मौजूद मेज़ पर कई रंगों के फ़ोन सेट मौजूद थे, लेकिन ये सब फ़ोन सेट कार्डलेस थे। उस आदमी के सामने मेज़ पर एक फ़ाइल मौजूद थी और वो उस पर झुका हुआ था कि सामने पड़े हुए मुख्तलिफ रंगों के फ़ोन में से सुर्ख रंग के फ़ोन की मुतरन्नम घंटी बज उठी। सेकेंड हेडक्वार्टर से कॉल, अधेड़ उम्र आदमी ने चौंक कर कहा और उसके साथ उसे हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, ब्लैक सेक्शन चीफ बोल रहा हूँ, अधेड़ उम्र आदमी ने कहा। सेकंड हेडक्वार्टर से फिशर बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से एक सर्द सी आवाज़ सुनाई दी। यस हुक्म, सेक्शन चीफ ने कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में फ़ाइनल रिपोर्ट क्या है? मेन हेडक्वार्टर इस सिलसिले में बार बार रिपोर्ट तलब कर रहा है, फिशर ने सर्द लहजे में पूछा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इस वक्त कराम्बी में मौजूद है और कराम्बी में मौजूद सुपर एजेंट स्टाग और उसका ग्रुप उनके खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं मिली, सेक्शन चीफ ने जवाब देते हुए कहा। लिबार्ट्री की हिफाजत के बारे में क्या रिपोर्ट है? फिशर ने पूछा। लिबार्ट्री को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है, खसूसी रेस का सर्कल भी उसके गिर्द कायम कर दिया गया है, इर्द गिर्द के जंगलों में खसूसी आलात नस्ब कर दिए गए हैं, सिक्योरिटी ऑफिस अलहदा बना दिया गया है जिसका कंट्रोल सरदार माथू के पास है। अब उन जंगलों में कोई दरिंदा भी बगैर इजाज़त की हरकत नहीं कर सकता और लोरगो शहर में डेविक और पैगी के सेक्शन पहुंच चुके हैं, कोई मशकूक आदमी भी वहां जिंदा ना रह सकेगा, सेक्शन चीफ ने भारी लहजे में तफसील बताते हुए कहा। गुड शो, ये बेहतरीन इंतजामात हैं, लेकिन मेन हेडक्वार्टर की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को लोरगो पहुंचने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाए, फिशर ने तहसीन आमेज़ लहजे में कहा। ऐसे ही होगा, कराम भी उनका मदफन बनकर रहेगा। स्टाग और उसकी ग्रुप की कारकर्दगी आज तक बेमिसाल रही है, सेक्शन चीफ ने कहा। क्या इमरान कराम भी पहुंच चुका है या नहीं? फिशर ने पूछा। यस बॉस, इमरान अपने साथ एक मुकामी और 2 हबशियों को लेकर कराम भी पहुंचा है।
उन पर एयरपोर्ट पर हमला किया गया, लेकिन वो मेकअप करके निकल गए। फिर उन हफ्शियों को ट्रेस कर लिया गया। ये कराम्बी के नेशनल गार्डन पहुंच चुके थे। उनके साथ वहां 2 और मुकामी आदमी भी पहुंच चुके थे। उन पर फायर खोल दिया गया और ये सब शदीद जख्मी होकर जनरल अस्पताल पहुंचा दिए गए। फिर स्टार की ग्रुप ने वहां उन पर हमला कर दिया, लेकिन वहां उनके 2 आदमी हफ्शी के हाथों मारे गए, लेकिन उन्होंने एक और हफ्शी और एक मुकामी को मजीद जख्मी कर दिया। उसके बाद ये पूरा ग्रुप अचानक जनरल अस्पताल से किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट हो गया। अब स्टार का ग्रुप उन्हें ट्रेस कर रहा है। उन्होंने उन एम्बुलेंसों का सुराग लगा लिया जिनके जरिए उन्हें जनरल अस्पताल से शिफ्ट किया गया था, और यकीनन अब तक इस ग्रुप का खात्मा कर दिया गया होगा। अब तक फाइनल रिपोर्ट तो नहीं आई, लेकिन यकीनन अब तक ऐसा हो गया होगा, सेक्शन चीफ ने तफसील बताते हुए कहा। गुड शो, लेकिन स्टार्क से हतमी तौर पर यह बात मालूम कराओ कि क्या इमरान भी इनके साथ जख्मी हुआ है या नहीं, और अगर जख्मी हुआ है तो क्या वो भी हलाक कर दिया गया है या नहीं, और अगर हलाक नहीं हुआ तो फिर स्टार के पूरे ग्रुप को उस इमरान की हलाकत पर लगा दो, और इर्द गिर्द के इलाकों में जितने भी ग्रुप हों उन्हें कराम्बी भिजवा दो। तुम्हें शायद मालूम ना हो कि मेन हेडक्वार्टर ने उस इमरान को सेफ लिस्ट में रखा हुआ था ताकि बीटी की पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम हो जाए, तो उस इमरान से बीटी के लिए काम लिया जा सके। लेकिन उस इमरान ने ब्लैक थंडर को बेहद नुकसान पहुंचाया है। कई सुपर एजेंट और गोल्डन एजेंट उस इमरान के हाथों हलाक, और बीटी की कई अहम तरीन लेबार्ट्रियाँ उसके हाथों तबाह हुई हैं। इसलिए अब मेन हेडक्वार्टर ने उसका नाम सेफ लिस्ट से निकाल दिया है। अब उसको उस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है जिन्हें हलाक करना लाजमी करार दे दिया गया है। फिशर ने तफसील से बात करते हुए कहा, ऐसा ही होगा बॉस। सेक्शन चीफ ने जवाब दिया, ओके, जैसे उसकी हलाकत की इत्तला मिले मुझे फौरी रिपोर्ट देना, क्योंकि मेन हेडक्वार्टर इस मामले में बेहद बेचैन हो रहा है। दूसरी तरफ से कहा गया उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया, तो सेक्शन चीफ ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। एक आदमी के लिए इस कदर बेचैनी, हैरत है, सेक्शन चीफ ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर उसने सफ़ेद रंग के फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। स्टार्क बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही स्टार्क की आवाज़ सुनाई दी, स्पेशल कॉल। सेक्शन चीफ ने कहा और रिसीवर रखकर उसने फ़ोन के नीचे मौजूद एक बटन प्रेस कर दिया। थोड़ी देर बाद उस बटन के साथ सुर्ख रंग का बल्ब जल उठा, तो सेक्शन चीफ ने रिसीवर उठा और एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। स्टार्क बोल रहा हूँ बॉस। राब्ता कायम होते ही स्टार्क की मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। सेक्शन चीफ फ्रॉम दिस एंड, क्या रिपोर्ट है पाकिस्तानी एजेंटों के बारे में? सेक्शन चीफ ने तेज़ लहजे में कहा। उस पाकिस्तानी एजेंटों को ट्रेस कर लिया गया है। वो जहां के एक प्राइवेट अस्पताल के खसूसी शोबे में मौजूद है। यह अस्पताल जहां के एक मारूफ गुंडे मास्टर हाक का है, और उस खसूसी शोबे के हिफाजती इंतजाम ऐसे हैं कि वहां मास्टर हाक की मर्जी के बगैर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मास्टर हाक मेरा दोस्त है। मैंने उससे रब्ता किया तो पता चला कि मास्टर हाक कामन गया हुआ है। मैंने वहाँ उससे रब्ता किया तो उसने बताया कि उसे भारी रकम दी गई, तो उसका कोई बराह रास्त ताल्लुक उन लोगों से नहीं, इसलिए अगर उसे भारी रकम दी जाए तो वो उन हिफाजती इंतजाम को ओपन कर देगा। चनाचे मैंने उसे $10 लाख की ऑफ़र कर दी है। उस खसूसी शोबे की हिफाजती इंतजाम की कंट्रोलिंग मशीन मास्टर हाक की रिहाइश गाह पर है, और वो चार्टर दियारे से वापस आ रहा है। 1 घंटे बाद वो यहाँ पहुँच जाएगा। मेरे ग्रुप के आदमी अस्पताल के बाहर पहले से मौजूद हैं। जैसे ही मास्टर हाक हिफाजती इंतजाम ओपन करेगा, मेरे आदमी उस खसूसी शोबे में मौजूद पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के तमाम अफराद को हलाक कर देंगे। स्टार्क ने तफसील से रिपोर्ट देते हुए कहा। क्या उन जख्मियों में इमरान नामी आदमी भी शामिल है? सेक्शन चीफ ने पूछा। हम तो इमरान को जानते नहीं, और ये भी हो सकता है कि वो मेकअप में हो। बहरहाल 2 हफ्शियों के साथ 5 मुकामी आदमी हैं। हो सकता है कि उनमें कोई इमरान हो, स्टार्क ने जवाब देते हुए बताया। तुम उन्हें हलाक करके उन्हें लाशें अपने पास महफूज कर लो और उनके मेकअप वाश कराओ। मैं मेन हेडक्वार्टर से उस इमरान के हुलिये की तफसील मालूम करके तुम्हें बता दूंगा, फिर तुम चेक कर लेना, सेक्शन चीफ ने कहा। यस बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया, जैसे ही ये कार्रवाई मुकम्मल हो तो तुमने मुझे फौरी रिपोर्ट देनी है, सेक्शन चीफ ने कहा। यस बॉस, स्टार्क ने जवाब दिया। तो सेक्शन चीफ ने मजीद कुछ कहे बगैर रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर अब गहरे इत्मीनान के तासुरात नुमायां थे। कार स्टार क्लब की पार्किंग में जाकर रुकी, और उसके साथ ही ड्राइविंग सीट से इमरान और रुकबी सीट से जोसेफ नीचे उतरे। इमरान ने कार लॉक की। उसी लम्हे पार्किंग बॉय उनके करीब पहुँच गया और उसने एक पार्किंग कार्ड इमरान की तरफ बढ़ा दिया। क्या स्टार क्लब में मौजूद है? इमरान ने पार्किंग बॉय से मुखातिब होकर कहा, और उसके साथ उसका दूसरा हाथ कोट की जेब से बाहर आया तो उसके हाथ में एक बड़ी मालियत का नोट मौजूद था, जो उसने पार्किंग बॉय के हाथ में पकड़ा दिया। यस सर, चीफ बॉस ऑफिस में है, उनकी कार उगबी तरफ मौजूद है। पार्किंग बॉय ने जल्दी से नोट जेब में डालते हुए कहा। उगबी तरफ क्या मतलब? पूरी तफसील बताओ तो एक और नोट मिल सकता है, इमरान ने कहा। जनाब, चीफ बॉस सामने की रुख से नहीं उगबी तरफ से अपने ऑफिस में आते हैं। इस क्लब की उगबी तरफ एक चौड़ी बंद गली है, वहाँ दरवाज़ा है जनाब, लेकिन उस गली में 4 मुसल्लह अफराद हर वक्त मौजूद रहते हैं, इसलिए वहाँ सिवाय चीफ बॉस या उसके खास आदमियों के और किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। अगर आपने चीफ बॉस से मिलना है तो आप काउंटर पर जाकर बताएं, काउंटर वाले चीफ बॉस से बात करेंगे, फिर चीफ बॉस ने अगर इजाज़त दी तो आपकी मुलाकात हो सकेगी, वरना नहीं।
पार्किंग बॉय ने तेज़ लहजे में जवाब दिया तो इमरान ने पहले नोट जितनी मालियत का एक और नोट जेब से निकालकर उसके हाथ में दे दिया। ओके, इमरान ने कहा तो पार्किंग बॉय सलाम करके तेज़ी से मुड़कर उन 2 कारों की तरफ भागता चला गया जो अभी अभी यके बाद दी गई पार्किंग में दाखिल हुई थी। आओ जोसेफ, हमने उगवी तरफ से जाना है, इमरान ने कहा तो जोसेफ ने इस बात में सर हिला दिया। क्लब के कंपाउंड गेट से निकलकर वो तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए उगवी तरफ गली के सिरे पर पहुंच गए तो वहां वाकई एक दरवाजे के सामने एक स्याह रंग की बड़ी सी कार मौजूद थी और 4 लंबे कद और भारी जिस्म के अफराद कांधों से मशीन गनें लटकाए हुए टहल रहे थे। तैयार रहना, आओ, इमरान ने जोसेफ से कहा और वो आगे बढ़ने लगा। जोसेफ उसके पीछे था। रुक जाओ, कौन हो तुम? उनमें से एक ने चीख कर कहा। उसके साथ ही उसके कांधे से मशीन गन उतार ली। उसके बाकी साथी भी चौकन्ने हो गए थे। तुम्हारे चीफ बॉस स्टार्क से मिलना है, इमरान ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। इस दौरान वो मुसलसल आगे बढ़े चले जा रहा था। जाओ वापस और क्लब की तरफ से जाकर मिलो, इधर से कोई नहीं मिल सकता, उस आदमी ने ग्राहक लहजे में कहा। लेकिन उसी लम्हे इमरान का हाथ जेब से बाहर निकला और दूसरे ही लम्हे रेट रेट की आवाज़ें गूंज उठी और साथ ही वो चारों भी चीखते हुए चलकर नीचे गिरे तो इमरान ने दूसरा राउंड चला दिया और तड़पते हुए चारों अफराद दूसरी बार गोलियां खाकर झटके ले लेकर साकत होते चले गए। इनकी लाशें घसीट कर कार के उकब में डाल दो, इमरान ने बड़े बेनियाजाना से लहजे में कहा और वो बंद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने मशीन पिस्टल की नाल उस दरवाजे के लाक पर रखी और ट्रैगर दबा दिया। तड़तड़ाहट की आवाज़ों के साथ ही लाक टूट गया और इमरान ने लात मारकर दरवाज़ा खोला, लेकिन उसके साथ उसके हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल से रेट रेट की आवाज़ें निकली और सामने से दौड़कर आने वाले एक मुसल्लह आदमी चीखता हुआ नीचे गिरकर तड़पने लगा। इमरान तेज़ी से आगे बढ़ा और फिर उसे फैलांगता हुआ आगे बढ़ गया। जहाँ एक लिफ्ट मौजूद थी उसी लम्हे जोसेफ भी दौड़ता हुआ उसके करीब पहुँच गया। तुम यहीं रहोगे, जो आए उसे उड़ा देना, इमरान ने जोसेफ से कहा। यस बॉस, जोसेफ ने कहा तो इमरान ने लिफ्ट का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होकर उसने दरवाज़ा बंद करके लिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया और लिफ्ट तेज़ी से ऊपर उठती चली गई। कुछ बुलंदी पर पहुँच लिफ्ट रुक गई तो इमरान ने दरवाज़ा खोला और बाहर आ गया। सामने एक राहदारी थी जिसके अहतमाम पर दरवाज़ा मौजूद था। वहाँ कोई आदमी मौजूद ना था। इमरान आगे बढ़ा और उसने दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला तो दरवाज़ा खुलता चला गया। उसी लम्हे इमरान के कानों में दूर से किसी के बोलने की आवाज़ पड़ी तो वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। यह ऑफिस नुमा कमरा था लेकिन खाली था। अलबत्ता उसके हुक्म में मौजूद दरवाज़ा खुला था और उस कमरे से किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इमरान तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ उस खुले दरवाजे के करीब जाकर रुक गया। उसके साथ ही वो चौंक पड़ा क्योंकि अंदर मौजूद आदमी, जो यकीनन स्टार्क था, किसी को केयर अस्पताल के बारे में ही बता रहा था कि मास्टर हाक कामन गया हुआ है और उसने मास्टर हाक से बात कर ली है। वो $10 लाख लेकर उनके हिफाजती इंतजाम को ओपन कर देगा, फिर वहाँ मौजूद पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अफराद को हलाक कर दिया जाएगा। क्या उन जख्मियों में इमरान नामी वो आदमी भी शामिल है? एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। लहजा बेहद तहकुमाना था तो इमरान ने बेएहतियात होंठ बींच लिए। फिर वो उन दोनों के दरमियान होने वाली बातें सुनता रहा। वो समझ गया था कि दूसरी तरफ से बोलने वाला स्टार्क का बॉस है, जो यकीनन सेक्शन चीफ होगा। फिर रिसीवर रखे जाने की आवाज़ सुनाई दी। ये नाइफ जाना जाने क्या करता फिर रहा है। मुझे हाँ सेक्शन चीफ को अपनी तरफ से कहानी घड़कर सुनानी पड़ी है। स्टार्क ने बड़बड़ाहट सुनाई दी तो इमरान समझ गया कि स्टार्क को अभी तक नाइफ की हलाकत का पता नहीं चला। इसका मतलब था कि नाइफ सच बोल रहा था कि उसने केयर अस्पताल के बारे में स्टार्क को कुछ नहीं बताया और मास्टर हाक से बात करने और हिफाजती इंतजाम ओपन करने वाली सारी कहानी स्टार्क ने सेक्शन चीफ को मुतमईन करने के लिए सुनाई है और उसे अभी ताज़ा तरीन हालात का इल्म नहीं। स्टार्क की कदमों की आवाज़ ऑफिस की तरफ आती सुनाई दे रही थी। इमरान दरवाजे के करीब दीवार से पुश लगाए खड़ा था। चंद लम्हों बाद जैसे ही स्टार्क उस ऑफिस में दाखिल हुआ, इमरान किसी भूखे अकाब की तरह उस पर झिपटा और स्टार्क के मुँह से बेएहतियात एक हल्की सी चीख निकली और दूसरे ही लम्हे उसका जिस्म एक झटका खाकर ढीला पड़ता चला गया। इमरान उसकी गर्दन और सर को महसूस अंदाज में झटका देकर उसे बेहोश कर दिया था। फिर इमरान उसे घसीटता हुआ वापस कमरे में आ गया, जहां मेज़ पर सुर्ख रंग का एक फ़ोन मौजूद था जिसकी तार दीवार में मौजूद एक सॉकेट से मुंसलिक थी। इमरान ने कुर्सी पर स्टार्क को डाला। फिर उसने कमरे में मौजूद अलमारी खोलकर उसे चेक करना शुरू कर दिया। अलमारी में असलहा, शराब और इसी तरह की दूसरी चीज़ें भरी हुई थी। अलमारी के निचले खाने में से नायलॉन की रस्सी का बंडल नज़र आ गया। उसने वो बंडल उठाकर उसे खोला। फिर स्टार्क को उसकी मदद से उसने कुर्सी पर इस अंदाज में बांध दिया कि वो तरबियत याफ्ता होने के बावजूद भी उसे नहीं खोल सकता था। उसे मालूम था कि स्टार्क तरबियत याफ्ता आदमी है और यहाँ किसी भी लम्हे कोई भी आ सकता है। इसलिए उसने रस्सी से बांधने के बाद दोनों हाथों से इसका नाक और मुंह बंद कर दिए। चंद लम्हों बाद जब स्टार्क के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार हुए तो उसने हाथ हटाया और फिर कोट की अंदरूनी जेब से एक तेज़ धार हंजर निकाला। फिर जैसे ही स्टार्क ने कराहते हुए आंखें खोली, इमरान का बाजू बिजली की सी तेज़ी से घूमा और कमरा स्टार्क के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। फिर अभी उसकी चीख की बाज गश्त ख़त्म ना हुई थी कि इमरान का बाजू दोबारा घूमा और एक बार फिर स्टार्क के हलक से तेज़ चीख निकल गई
उसकी दोनों नथने आधे से ज़्यादा कट चुके थे। इमरान ने खंजर उसके लिबास से साफ करके वापस जेब में डाला। उसके साथ उसकी मुड़ी हुई उंगली का हुक स्टार्क की पेशानी पर पड़ा और स्टार्क का पूरा जिस्म बुरी तरह से कांपने लग गया। उसका चेहरा बिगड़ सा गया, आंखें फट सी गईं और उसके मुंह से हल्की हल्की चीखें निकल रही थी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो खुलकर चीखना चाहता हो, लेकिन आवाज़ उसके हलक से निकल ही ना रही हो। बोलो कहाँ से बीटी का सेक्शन बोलो, इमरान ने पहली बार कराते हुए कहा। मुझे नहीं मालूम, तुम कौन हो? स्टार्क ने रुक रुक कर कहा तो इमरान ने उसकी पेशानी पर एक और ज़रब लगा दी और उस ज़रब के साथ ही स्टार्क का जिस्म बंदे होने के बावजूद इस तरह तड़पने लगा जैसे पानी से निकलने वाली मछली तड़पती है। बोलो कहाँ है बीटी का सेक्शन बोलो, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। ब्लैक सेक्शन दाश और जजीरे पर है, दाश और जजीरे पर, स्टार्क ने इस तरह रुक रुक कर कहा जैसे अल्फाज उसके जहन में एक एक करके आ रहे हों और एक एक करके उसकी ज़ुबान से फिसल कर बाहर आ रहे हों। तफसील बताओ तफसील, इमरान ने गलाते हुए कहा। मुझे तफसील का इल्म नहीं, बस इतना इल्म है कि ब्लैक सेक्शन दाश और जजीरे पर है और सेक्शन चीफ होशू है। स्टार्क ने पहले की तरह रुक रुक कर कहा। तुम कैसे जानते हो जबकि ऐसे सेक्शन तो इंतहाई खुफिया होते हैं? होशू मेरा बहनोई है, वो मेरे साथ एक्रीमिया में था, वहाँ उसने एक बड़ी तंजीम बनाई थी ब्लैक मून, और मैं उसके एक सेक्शन का इंचार्ज था। फिर यह तंजीम बीटी में मदहम कर दी गई। अफ्रीका के लिए अलहदा सेक्शन कायम किया गया तो होशो उसका चीफ बन गया। मेरी बहन उसके साथ दाश जजीरे पर चली गई। फिर मेरी बहन को सांप ने डस लिया और वो हलाक हो गई तो होशो ने भी मुझसे तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। सिर्फ कारोबारी ताल्लुकात रखे और मैं भी उसकी वजह से शुरू से ही बीटी का सुपर एजेंट रहा। ये मेरा ग्रुप है जिसका इंचार्ज नाइफ है। फिर होशो ने कॉल करके मुझे कहा कि पाकिस्तानी एजेंट कराम भी आ रहे हैं। उसने पहले डेगारा और कैस्टेना को पाकिस्तानी एजेंटों को हलाक करने का मिशन दिया था, लेकिन उनके हलाक हो जाने पर मुझे ये मिशन दे दिया गया, जिस पर मेरे ग्रुप ने उन्हें ट्रेस करके नेशनल गार्डन में फायरिंग करके जख्मी कर दिया। उन जख्मियों को जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां मेरे साथियों ने दोबारा उन पर हमला करके उनके 2 साथियों को शदीद जख्मी कर दिया, लेकिन उनके एक साथी ने मेरे 2 आदमियों को हलाक कर दिया। फिर उन्हें जनरल अस्पताल से शिफ्ट कर दिया गया। स्टार्क ने तफसील बताते हुए कहा। तुम्हें मालूम है कि वो लिबार्टी कहाँ है जिसके खिलाफ पाकिस्तानी एजेंट काम करने आए हैं? इमरान ने पूछा। नहीं, मुझे नहीं मालूम, होशो को मालूम होगा क्योंकि उसका सेक्शन पूरे अफ्रीका पर होल्ड रखता है और उन पाकिस्तानी एजेंटों के खिलाफ उसके सेक्शन को हरकत में लाने का मतलब यही है कि लिबार्टी उसके सेक्शन के तहत है। स्टार्क ने जवाब देते हुए कहा। डाशो तो बहुत बड़ा जजीरा है, वहाँ उसे कैसे तलाश किया जा सकता है? इमरान ने पूछा। ब्लैक मून क्लब है, ब्लैक मून क्लब से, वो ब्लैक मून क्लब का मालिक है, बस मुझे इतना मालूम है। और बस, स्टार्क ने जवाब दिया। उसका फ़ोन नंबर क्या है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? इमरान ने पूछा तो स्टार्क ने फ़ोन नंबर भी बता दिया, ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी भी। इमरान ने जेब से मशीन पिस्टल निकाला और दूसरे लम्हे रेट की आवाज़ के साथ ही स्टार्क का सीना गोलियों से छलनी हो गया और वो चंद लम्हे तड़पने के बाद साकत हो गया। इमरान ने मशीन पिस्टल जेब में डाला और उसके जिस्म के गिर्द बंधी हुई रस्सियाँ खोलनी शुरू कर दी। क्योंकि स्टार्क का शऊर ख़त्म हो चुका था, इसलिए अगर उसे हलाक ना किया जाता तो सारी उम्र ठीक नहीं हो सकता था और जाहिर है उसकी बकाया उम्र इबरतनाक अंदाज में गुजरती, इसलिए इमरान ने उसे हलाक कर दिया। लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि स्टार्क बंधा हुआ मिले। उसने उसकी लाश को घसीट कर नीचे फर्श पर डाला और फिर रस्सी लपेट कर उसे अलमारी के निचले खाने में छुपाकर वो तेज़ी से सुखबी कमरे से निकलकर ऑफिस में आया। फिर ऑफिस से निकलकर वो लिफ्ट के ज़रिए नीचे पहुंचा तो जोसेफ वहाँ मौजूद था। कोई आया तो नहीं? इमरान ने पूछा। नहीं बॉस, जोसेफ ने जवाब दिया। ओके, अब निकल चले, इमरान ने कहा और तेज़ी से कदम उठाता भी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया जहाँ से वो अंदर दाखिल हुआ था। एक सेक्शन का चीफ अपने मखसूस ऑफिस में मौजूद था कि सामने में इस पर रखे हुए बहुत से रंगों के फ़ोन में से सफ़ेद रंग के फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। सेक्शन चीफ बोल रहा हूँ, चीफ ने सर्द लहजे में कहा। बॉस, स्टार्क साहब फ़ोन भी अटेंड नहीं कर रहे और ट्रांसमीटर कॉल भी अटेंड नहीं हो रही। दूसरी तरफ से एक मोतबाना आवाज़ सुनाई दी। क्यों, क्या हुआ है उसे? चीफ बॉस ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। मालूम नहीं बॉस, अगर आप इजाज़त दें तो कराम्बी में कराशू को कॉल करके हुक्म दिया जाए कि वो स्टार्क से मिलकर रिपोर्ट दे दें। दूसरी तरफ से कहा गया। कराशू से मेरी बात कराओ, चीफ ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये स्टार्क को क्या हुआ है? इस कदर गैर जिम्मेदार तो वो कभी नहीं रहा। चीफ ने रिसीवर रखकर बड़बड़ाते हुए कहा। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद फ़ोन की एक घंटी एक बार फिर बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, चीफ ने कहा। क्राशो लाइन पर है बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। कराओ बात, चीफ ने कहा। क्राशो बोल रहा हूँ चीफ। चंद लम्हों बाद एक मोतबाना आवाज़ सुनाई दी। क्राशो, स्टार्क की तरफ से ना ही फ़ोन अटेंड किया जा रहा है ना ही ट्रांसमीटर कॉल। तुम फ़ौरन उससे मिलो, फिर उसके ऑफिस से मुझे फ़ोन करो, चीफ ने कहा। यस चीफ, मैं अभी रवाना होता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। कितनी देर लगेगी तुम्हें उस तक पहुँचने में? चीफ ने पूछा। 1 घंटा चीफ, आपको तो मालूम है कि मैं मज़ाफ़ाती इलाके डाशो में रहता हूँ, क्राशो ने जवाब दिया। ओके, जल्द से जल्द वहाँ पहुँचो, चीफ ने कहा और रिसीवर रख दिया।
उस इमरान और उसके साथियों का हाथ तो एक मसला बन गया है, चीफ ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर मेज़ पर एक तरफ ट्रे में रखी हुई फाइल उठाकर उसने अपने सामने रखी और उसे खोलकर उस पर झुक गया। फिर तकरीबन 1.5 घंटे बाद उसी पहले वाले फ़ोन की घंटी बज उठी तो चीफ ने एक तवील सांस लेते हुए फाइल बंद की और उसे उठाकर ट्रे में रखकर उसे हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। क्राशो लाइन पर है जनाब, दूसरी तरफ से मोदबाना लहजे में कहा गया। कराओ बात, चीफ ने कहा। हेलो चीफ, क्राशो बोल रहा हूँ। क्राशो की मुतवहिश सी आवाज़ सुनाई दी। तुमने बहुत देर कर दी, जबकि मैंने कहा था कि जल्दी वहाँ पहुँचो। चीफ ने सामने दीवार पर नस्क लाग की तरफ देखते हुए उसीले लहजे में कहा। मैंने सोचा कि तफसीली रिपोर्ट आपको दी जाए। क्राशो ने कदरे सहमे हुए लहजे में कहा। क्या रिपोर्ट है? स्टार्क कहाँ है? क्या कर रहा है और क्यों कॉल अटेंड नहीं कर रहा? चीफ ने तेज़ लहजे में कहा। स्टार्क हलाक हो चुका है चीफ। दूसरी तरफ से क्राशो ने कहा तो चीफ बेएहतार उछल पड़ा। उसके चेहरे के अज़लात तेज़ी से फड़कने लगे। क्या कह रहे हो? स्टार्क हलाक हो चुका है? क्या मतलब? चीफ ने यकला थलक के बल चीखते हुए कहा। स्टार्क को उसके ऑफिस के उगबी कमरे में गोलियां मारकर हलाक किया गया है। जब मैं वहां पहुंचा तो स्टार्क की लाश ट्रेस की जा चुकी थी। उसके ऑफिस का उगबी रास्ता खुला हुआ था और वहां मौजूद मुहाफिज भी हलाक कर दिए गए। और ये कत्लो गारत तकरीबन 2.5 घंटा पहले हुई है। क्लब में किसी को इसके बारे में मालूम ना हो सका था। कातिल उगबी तरफ से आए और उगबी तरफ से ही वापस चले गए। मैंने स्टार्क के इस उगबी कमरे की तलाशी ली तो वहाँ अलमारी से रस्सी का एक बंडल मिला जिस पर खून के धब्बे मौजूद थे। और स्टार्क की लाश जिस अंदाज में फर्श पर पड़ी थी उससे जाहिर होता था कि उसे कुर्सी पर बांध कर बिठाया गया, फिर उसे गोलियां मारकर हलाक किया गया। फिर उसकी रस्सियाँ खोलकर उसका बंडल बनाकर उसे अलमारी में छुपा दिया गया और स्टार्क की लाश को घसीट कर कुर्सी से नीचे फर्श पर डाल दिया गया। क्राशो ने तफसील बताते हुए कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये सब कुछ किसने और क्यों किया होगा? चीफ ने कहा। चीफ स्टाफ से बाकायदा पूछताछ की गई है और ये पूछताछ पाकिस्तानी एजेंट इमरान ने की है। क्राशो ने जवाब दिया तो चीफ बेएहतियात उछल पड़ा। क्या कह रहे हो? क्या तुम इमरान को जानते हो और कैसे मालूम हुआ तुम्हें स्टार्क से इमरान ने पूछताछ की है? चीफ, स्टार्क मेरा गहरा दोस्त रहा है। उसने मुझे फ़ोन पर बताया था कि पाकिस्तानी एजेंटों का एक ग्रुप जिसका इंचार्ज इमरान है करामबी में मौजूद है और वो उनके खिलाफ काम कर रहा है। मैं 6 साल तक काफिस्तान में रह चुका हूँ और पाकिस्तान में भी मेरे वसी ताल्लुकात रहे हैं, इसलिए मैं उस इमरान के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने स्टार्क को बताया था कि ये इमरान इंतहाई ख़तरनाक तरीन एजेंट समझा जाता है, इसलिए उसे उसके मुकाबिल इंतहाई चौकन्ना रहना पड़ेगा। लेकिन वही हुआ जिसका मुझे खदशा था। स्टार्क ने मेरी बात को वो अहमियत ना दी जो उसे देनी चाहिए थी, बस इसीलिए वो मारा गया। क्राशो ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि उससे पूछताछ इमरान ने की है? चीफ ने कहा। चीफ, स्टार्क की लाश मैंने खुद देखी है। उसकी नाक के दोनों नथने आधे से ज़्यादा कटे हुए हैं और उसकी पेशानी पर उभर आने वाली मोटी रग कुचली हुई है। उसका चेहरा इस हद तक बिगड़ा हुआ है कि साफ महसूस होता है कि उस पर बेपनाह तशद्दुद किया गया है और नथने काट कर इस तरह पूछताछ करना इमरान का ही काम है। वो अक्सर इस अंदाज में पूछताछ करता रहता है क्योंकि इस तरह इंसान का शऊर ख़त्म हो जाता है और लाशऊरी में इंसान सब कुछ खुद ही बता देता है जो उससे पूछा जाता है। क्राशो ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन स्टार्क से क्या पूछताछ की गई होगी? चीफ ने कहा। जिस मिशन पर इमरान और उसके साथी आए होंगे उसी के बारे में पूछताछ की गई होगी। चीफ, क्राशो ने जवाब दिया। लेकिन इस बारे में स्टार्क को तो कुछ भी इल्म नहीं था और उसके ग्रुप का क्या हुआ? चीफ ने कहा। वो स्टार क्लब के असिस्टेंट मैनेजर मार्टिन से मेरी तफसीली बात हुई है। स्टार के ग्रुप के इंचार्ज नाइफ और उसके 3 साथियों की लाशें पुलिस और वेरान जगहों से दस्तयाब हुई हैं। क्राशो ने जवाब देते हुए कहा। वेरी बैड, इसका मतलब है कि स्टार और उसका पूरा ग्रुप ही ख़त्म हो गया है। क्या तुम मास्टर हाक के बारे में जानते हो? चीफ ने कहा। यस बॉस, बहुत अच्छी तरह से। दूसरी तरफ से कहा गया। मास्टर हाक ने इमरान से मिलकर उसके जख्मी साथियों को जनरल अस्पताल से किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया था। स्टार्क ने मुझे बताया कि उस अस्पताल का ताल्लुक भी मास्टर हाक से था और मास्टर हाक नाराज गया हुआ था। स्टार्क ने मास्टर हाक से फ़ोन पर बात करके $10 लाख के एवज से अस्पताल के हिफाजती इंतजाम ओपन करने की डील की थी और मास्टर हाक चार्टर तैयारी के जरिए नाराज से करामबी पहुंच रहा था और उसने स्टार्क से वादा किया था कि वो वापस आकर उस प्राइवेट अस्पताल के हिफाजती इंतजाम ओपन कर देगा ताकि उस इमरान के जख्मी साथियों का खात्मा किया जा सके। अब स्टार्क तो हलाक हो चुका है, तुम उस मास्टर हाक से मिलकर ये सारी कार्रवाई मुकम्मल कराओ। चीफ ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। तमाम कार्रवाई मुकम्मल करके मुझे इस बारे में तफसीली रिपोर्ट दो। चीफ ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो चीफ ने रिसीवर केबल पर पटक दिया। ये क्या हो रहा है? सब लोग एक करके हलाक होते जा रहे हैं। अब मेन हेडक्वार्टर को क्या जवाब दूंगा? मास्टर
चीफ ने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद क्राशू की कॉल आ गई। यस, क्या रिपोर्ट है क्राशू? चीफ, मैंने तमाम मालूमात हासिल कर ली हैं। साग ने आपको जो कुछ बताया था वो सब गलत था। मास्टर हाक से इमरान ने किसी खास टिप के जरिए रब्ता किया और मास्टर हाक अपने साथियों समेत जनरल अस्पताल पहुँच गया, लेकिन वहाँ नाइफ के आदमी ने पहले ही फायरिंग खोल दी, जिससे इमरान के 2 साथी शदीद जख्मी हो गए। अलबत्ता इमरान के एक हफ्शी साथी ने नाइफ के आदमी को भी हलाक कर दिया। उसके बाद जब उसका राब्ता अपने आदमी फ्रेड से हुआ तो फ्रेड ने उसे जो तफसील बताई, उसके मुताबिक नाइफ और उसके एक साथी ने अस्पताल से मुल्हिका गोल्डन होटल के तहखाने में अस्पताल और होटल के मुल्हिका दीवार में सुराख करके उस स्पेशल वार्ड में ना सिर्फ बेहोश कर देने वाली गैस फायर की, बल्कि उनका प्रोग्राम साइनाइड गैस फायर करने का भी था। लेकिन उस इमरान को बरवक्त सुराख का इल्म हो गया और उसने उस सुराख पर प्लास्टिक टेप लगा दिया, जिसकी वजह से बेहोश कर देने वाली गैस अस्पताल में फायर होने की बजाय वापस होटल के उस तहखाने में फैल गई और नाइफ और उसका साथी, जिसका नाम जोन्स बताया गया है, वो बेहोश हो गए। फिर इमरान वहाँ गया और उन दोनों को उठाकर यहाँ अस्पताल में ले आया। फिर नाइफ और उसके साथी को गोली मार दी और इस दौरान उस इमरान ने नाइफ से उसके 3 साथियों को कॉल करवाकर उन्हें अस्पताल बुलवाया और फ्रेड को ये कहा कि वो उन तीनों को भी हलाक कर दे। फ्रेड ने उसी पर अमल किया। उसके बाद इमरान अपने एक हफ्सी साथी के साथ चला गया। फिर उसने मास्टर हाक से रब्ता किया और उसने मास्टर हाक से एक त्यारा पाकिस्तान के लिए चार्टर्ड कराया और अपने साथी और अपने जख्मी साथियों को, जिनकी तादाद 4 थे, उस चार्टर्ड त्यारे से वापस पाकिस्तान भिजवा दिया गया और इमरान खुद अपने एक हफ्सी साथी के साथ एयरपोर्ट से चला गया। मैंने एयरपोर्ट से जो मालूमात हासिल की हैं उनके मुताबिक इमरान अपने साथी के साथ डाशू जजीरे पर गया है। क्राशू ने तफसील बताते हुए कहा तो चीफ बेएहतियात उछल पड़ा। कैसे मालूम हुआ कि वो डाशू जजीरे पर गए हैं? चीफ ने हैरत भरे लहजे में कहा। इमरान यकीनन मेकअप में था, जबकि इसके साथ ही हबशी अपने असल चेहरे में था। मैंने एयरपोर्ट से उस हबशी का हुलिया बताकर मालूमात हासिल की तो पता चला कि उन्होंने डाशू के लिए सीटें बुक कराई हैं। डाशू ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, अब तुम ऐसा करो कि कराम्बी में अपना बिजनेस और अपने ग्रुप को शिफ्ट कर लो। अब स्टार की जगह तुमने लेनी है। स्टार क्लब भी अब तुम्हारी मिल्कियत होगा, चीफ ने कहा। यस बॉस, थैंक यू चीफ, क्राशू ने मुसरत भरे लहजे में कहा। मैं आर्डर भिजवा देता हूँ, चीफ ने कहा और हाथ बढ़ाकर उसने क्रेडिट दबाया। टोन आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस बॉस, दूसरी तरफ से एक मोलबाना आवाज़ सुनाई दी। क्राशू के कराम्बी में सुपर एजेंट बनाए जाने के आर्डर भिजवा दो, सेक्शन चीफ ने कहा। यस चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया तो चीफ ने रिसीवर रख दिया। ये सब क्या हो गया? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। और वो जजीरा डाशू क्यों आ रहे हैं? अब क्या किया जाए? चीफ ने रिसीवर रखकर बड़बड़ाते हुए कहा तो अचानक से रंग की फ़ोन की घंटी बज उठी। तो चीफ बेएहतियात उछल पड़ा, क्योंकि ये फ़ोन मेन हेडक्वार्टर के लिए महसूस था। उसने झपट कर रिसीवर उठाया। ब्लैक सेक्शन चीफ बोल रहा हूँ, चीफ ने इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा। स्टार्क तुम्हारी मरहूम बीबी का भाई था। दूसरी तरफ से ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे गिरारियों की रगड़ से आवाज़ पैदा होती है। यह सुपर चीफ, सेक्शन चीफ ने जवाब दिया, लेकिन उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। बस यही पूछना था, दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही रब्ता खत्म हो गया। तो चीफ ने हैरत भरे अंदाज में आंखें चिपकाते हुए रिसीवर रख दिया। ये क्या हुआ? इस बात से पूछने का क्या मतलब है? चीफ ने हैरत भरे लहजे में कहा कि अचानक सुर रंग के फ़ोन की घंटी बज उठी। इस फ़ोन का ताल्लुक सेकंड हेडक्वार्टर से था। यस ब्लैक सेक्शन चीफ बोल रहा हूँ, फिशर बोल रहा हूँ सेकंड हेडक्वार्टर से। यस चीफ फरमाइए। क्राशू ने तुम्हें जो रिपोर्ट दी है वो मेन हेडक्वार्टर ने कैच कर लिया और उन्हें मालूम हो गया कि इमरान ने तुम्हारे रिश्तेदार स्टार्क से तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल कर ली है, इसलिए वो अपने साथी के साथ डाशू पहुँच रहा है। अगर इमरान तुम तक पहुंच गया तो लिबर्टी के साथ साथ उसके तमाम हिफाजती इंतजाम की तफसील भी इससे मालूम हो जाएगी। इसलिए मेन हेडक्वार्टर ने ब्लैक सेक्शन को हमेशा के लिए क्लोज करने का फैसला किया है, लिहाजा गुड बाय फॉर एवर। दूसरी तरफ से कहा गया उसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। क्या मतलब? ये क्या मतलब हुआ इसका? चीफ ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। लेकिन इससे पहले कि वो रिसीवर रखता, अचानक एक खौफनाक धमाका हुआ और उसके साथ ही चीफ के हलक से चीख निकले और उसका जहन गहरी तारीकी में जैसे डूबता चला गया।